तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। लास्ट क्लास में मैंने आपको ज्योग्राफी के एनसीईआरटी के क्वेश्चन कराए थे और ये एक ऐसा सेशन है संभवतः इससे क्वेश्चन आने चाहिए और एनसीईआरटी लेवल है और कल आपकी इसकी अंतिम वीडियो आएगी। ठीक है, हम ज्योग्राफी कल कंप्लीट करके क्लोज कर देंगे। आप साथ ही साथ उस स्ट्रेटजी को फॉलो करना जो मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, उस पर ध्यान देना आप लोग। ठीक है, तो वो बहुत अपने आप में एक इम्पोर्टेंट सेशन, इम्पोर्टेंट तरीका रहेगा आपका। जो आपको मैंने रिवाइज करने का तरीका बताया वो कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, और खासकर उसमें जो फोकस करना है आप लोगों को वो आपको करना है हिंदी वाले पोर्शन में। बाकी का कोई भरोसा नहीं कि कहाँ से क्वेश्चन आए क्या आए, लेकिन हिंदी आप लोग खासकर फोकस करेंगे और साथ ही साथ जो कराया है उसको रिवाइज करेंगे, परीक्षावाणी कंप्लीट करके जाएंगे। आपका एग्जाम अच्छा होगा। ऑल दी बेस्ट आप लोगों को। हम लोग आज शुरुआत करते हैं। देखिए, कल आपका इसका अंतिम सेशन आएगा कल, उसके बाद। ठीक है, देखिए मैंने आपको कल जो पढ़ाई थी उससे आगे अब जैसे एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वाला चैप्टर दिया है उसने ज्योग्राफी के अंदर एनसीईआरटी के अंदर। उसके अंदर जो मुझे लगे, अब तो आपको पता है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है WTO है, अब ये क्या है, ये विश्व लेवल पे जो इसके सदस्य होते हैं उनके आपसी जो मतलब विवाद होते हैं, किसी से संबंधित विवाद या व्यापार से संबंधित जो कोई हो, उस चीज को मतलब सॉल्व करने के अलावा व्यापार को सुगमता प्रदान करता है। ठीक है, सदस्य देशों। तो WTO की स्थापना सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है अगर 1995। दूसरा, इसका मुख्यालय पूछा जा सकता है, कई बार आता है पेपर में, जेनेवा में इसका मुख्यालय है। जेनेवा मतलब स्विट्जरलैंड। इसके सदस्य राष्ट्र पूछता है, ये है 164। और जो इसका अंतिम सदस्य बना था वो बना था अफगानिस्तान। ठीक है, ये आपको कंप्लीटली चीजें पता होनी चाहिए। इसका मुख्यालय कहाँ है, इसके सदस्य कितने 164, और इसका अंतिम सदस्य बना था वो कौन बना था, अफगानिस्तान बना था। इतना आप लोग क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा देखिए जो WTO था ये किसका पुराना रूप है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ये अस्तित्व में आया था 1948। कई बार क्वेश्चन आता है कि गेट का फुल फॉर्म क्या है, तो जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, यानी जनरल एग्रीमेंट एक सामान्य समझौता था किस चीज पे, जो टैक्स वगैरह लगते हैं एक देश से दूसरे देश में, जो शुल्क वगैरह लगते हैं सामान वगैरह में, उससे। तो जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड इसका फुल फॉर्म है। 1948 में ये अस्तित्व में आया था। इसी का नया रूप जो है, वर्तमान रूप क्या है, WTO है। तो कभी कभी क्वेश्चन आएगा वो ये WTO है, किसका वर्तमान रूप है, तो आपका क्या वर्तमान रूप किसका है पूछेगा तो गेट का वर्तमान रूप है। तो आप लोग ध्यान रखना है। ठीक है, WTO। दूसरा, इसकी स्थापना मैंने आपको बता दिया, गेट आपको मैंने बता दिया, मुख्यालय आपको बता दिया, कितने सदस्य। ठीक है, इसी के साथ जैसे एनसीईआरटी में जो आपका दिया हुआ है उसने कई टर्मिनोलॉजी वहां पे यूज की है अपने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में। तो आपको क्या करना है आज देखिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक नंबर 1। इसके अलावा नाफ्टा, नॉर्थ अटलांटिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, या ये ठीक है नाफ्टा। इसके अलावा साफ्टा, ठीक है, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, साफ्टा। इसके अलावा आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है, आसियान। और इसके अलावा एक जो आपको कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, ठीक है, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, CIS। ये सब चीजों का क्या करना है, एक तो स्थापना वर्ष कब ये बना था, टोटल सदस्यों के नाम मत पढ़ना, इतना नहीं आएगा। ठीक है, स्थापना कब हुई थी, स्थापना वर्ष, सदस्य और मुख्यालय जो आपको मिलते हैं। अगर मुख्यालय मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं। लेकिन खासकर एक ओपेक देखना, नाफ्टा साफ्टा अगर नहीं मिलता मुख्यालय छोड़ देना, आसियान देखना। ठीक है, ये आपको दोनों देखने हैं। आसियान, ओपेक जो बना था 1960, यानी जो विश्व के ऐसे देश हैं जो पेट्रोलियम का उत्पादन करते हैं। ठीक है, यानी वैश्विक राष्ट्र ऐसे जो जहां पेट्रोलियम उत्पादन होता है, तेल उत्पादन होता है, उनका एक संगठन है ओपेक। तो इसको ध्यान रखना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री 1960 का मुख्यालय देखना और इसमें कितने सदस्य हैं ये आपको देखना है, क्योंकि ये एनसीईआरटी में शब्द यूज किया गया है। तो शब्द यूज करने का ये मतलब है कि इससे कहीं आपका आयोग क्वेश्चन न पूछ दे कि इसका मुख्यालय क्या है, इसके सदस्य कितने। एक ये याद रखना है, आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। अब कई बार देखो, जैसे ये क्वेश्चन है, ये है अगस्त 1967 का। ठीक है, ये है 1967 में इसकी स्थापना हुई थी, समथिंग 8 या 9 अगस्त के आसपास कहीं हुई होगी। तो 1967 में इसकी स्थापना हुई है आसियान की। ये दोनों चीजें आपको देखना है और इसके सदस्य देखो। अब कई बार अब हम डायरेक्टली रट के जाते कि आसियान का मुख्यालय, किसी ने पूछा, हमने कहा यहाँ पे आसियान का मुख्यालय है और इतने इसमें सदस्य, हमने रट के गए। और कभी कभी क्वेश्चन अगर उसने टफ पेपर बनाना, वो क्वेश्चन क्या पूछ देता
सकता है इसमें आसियान का कौन सा सदस्य है कौन सा नहीं है। तो हम इतना तो रट नहीं पाते हैं, कई लोग होते हैं, तो आपको कॉमन सेंस से लगाना है। नाम क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट, यानी साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी एशियन कंट्रीज का है। और एशियन के भी ऐसे, एशियाई महाद्वीप के ऐसे कंट्रीज जो साउथ ईस्ट की ओर पड़ते हैं। अब यहां पाकिस्तान को नहीं डाल सकते हो आप, इसमें भारत को नहीं डाल सकते हो, क्योंकि अगर आप देखोगे भारत की अगर ये लोकेशन है, इसके बाद जो ये वाला पोर्शन आता है, ये इधर का जो पोर्शन आता है, ये जहां पे आपको इंडोनेशिया, वियतनाम या मलेशिया, थाईलैंड, ये सब राष्ट्र दिखते हैं, सिंगापुर और इस टाइप के राष्ट्र दिखते हैं, वो क्या कहलाते हैं? साउथ ईस्ट कंट्रीज कहलाते हैं। तो यहां के जो सदस्य होंगे वो इसके मेंबर होंगे। साउथ ईस्ट नाम से लग रहा है, देखो साउथ ईस्ट, एशिया का साउथ ईस्ट पोर्शन, अगर ये पूरा एशिया है तो साउथ ईस्ट का, ठीक है, इसको ऐसे आपने ध्यान रखना है। तो ये आप लोग तैयार करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसके बाद जो उसने अगला क्वेश्चन दे रखा है एनसीईआरटी में, एक दिया है सर्वाधिक सड़क घनत्व किस महाद्वीप में है? सर्वाधिक सड़क घनत्व लिखो, सर्वाधिक सड़क घनत्व किस महाद्वीप में है? यह है नॉर्थ अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में सबसे ज्यादा डेंस क्या है? ये सड़क है, यानी सर्वाधिक सड़क घनत्व अगर आपसे किस महाद्वीप में पूछता है तो है उत्तरी अमेरिका में। ये आप लोग क्या करेंगे? ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा देखिए चैनल टनल, एक शब्द है चैनल टनल, एक प्रकार की सुरंग है, उसका नाम है चैनल टनल। वो किन दो शहरों को जोड़ता है? ये बहुत फेमस है, ये है पेरिस को लंदन से। ये एक रेल सुरंग है जो पेरिस और लंदन को जोड़ता है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो अगला लिख लीजिए चैनल टनल जोड़ता है, चैनल टनल। ये किस किस को जोड़ता है? ये जोड़ता है अपने आप में पेरिस को लंदन से, ठीक है। चैनल टनल किस किस को जोड़ता है? पेरिस को लंदन से जोड़ता है, लिख लेना है, ठीक है। चैनल टनल किस किस को जोड़ता है? पेरिस को लंदन से। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि कई बार क्या होता है एक एक दो दो नंबर करके हमारे वहां होश उड़ जाते हैं, और एक नंबर भी अगर मेरी इन 3 क्लासों से आ जाता है, एनसीईआरटी से पिक कर लेता है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि एक नंबर बहुत ज्यादा कीमती होता है ऐसे एग्जामों में, ठीक है। हर एक नंबर की वैल्यू है। तो अगला लिख लीजिए आप चैनल टनल। ये क्या है? एक रेल सुरंग है जो लंदन को पेरिस से जोड़ता है, ठीक है। पेरिस यानी फ्रांस, लंदन मतलब ब्रिटेन, ठीक है। ये ध्यान रखना, पेरिस और लंदन को रेल सुरंग है। इसके अलावा 2-3 चीजें और हैं, जैसे एक अलास्का राजमार्ग है, ये आपके लेवल का है नहीं वैसे इतना हार्ड, ठीक है। अलास्का राजमार्ग, अब वो एनसीईआरटी की वजह से मैं मजबूर हूं इसको लिखवाने में। और इसके अलावा एक है ट्रांस कैनेडियन की जो रेल मार्ग है, वो किस किस को जोड़ता है, ठीक है। ट्रांस कैनेडियन, ये किस किस को जोड़ता है? ये सब परिवहन वाला चैप्टर है आपका, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे परिवहन का एक चैप्टर दिया हुआ है उसने, उसके अंदर ये सब चीजें सम्मिलित है। तब मैं आपको यहां से वाला क्वेश्चन क्या कर रहा हूं, बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो अलास्का राजमार्ग है वो एडमंटन को एंकोरेज से जोड़ता है। एडमंटन कनाडा में पड़ता है, और एंकोरेज जो अपने आप में पड़ता है वो कहां पड़ता है? अलास्का में। तो अलास्का राजमार्ग इतना ध्यान नहीं रखना है, सिर्फ लिख लो इसको, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा आपके एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। तो क्या लिखोगे? एडमंटन। एडमंटन को किस किस से जोड़ता है? एंकोरेज से। ये एंकोरेज पड़ेगा आपका अलास्का में, उत्तरी अमेरिका में, जबकि एडमंटन पड़ता है ये अपना कनाडा में। जबकि ट्रांस कैनेडियन जोड़ता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। वैंकूवर को ये अपने आप में जोड़ेगा किससे? सेंट जॉन से जोड़ता है, ठीक है। सेंट जॉन नगर से, सेंट जॉन नगर, ये सब कनाडा में है, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखना, इतना ट्रांस कैनेडियन ध्यान रखना। अलास्का वाला अगर नहीं भी आपके समझ आता है तो कोई बात नहीं, ठीक है। इतना आप लोग करोगे। इसके बाद जो अगला आता है आपका, वो आता है वृहत ट्रंक मार्ग कहा जाता है। किसको कहते हैं? एक इसको इंपोर्टेंट करना, ठीक है। वृहत ट्रंक मार्ग, ये किसे कहा जाता है? वृहत ट्रंक मार्ग जो कहा जाता है वो उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग को कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, ऑप्शन आएगा प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, ठीक है। ये कहा जाता है उत्तरी अटलांटिक महासागर को, ठीक है। ये क्या कहा जाता है? उत्तरी अटलांटिक महासागर को वृहत ट्रंक मार्ग। एक प्रकार का बहुत ज्यादा बिजी क्या है इलाका है व्यापार वगैरह की दृष्टि से। तो जैसे आप अमेरिका महाद्वीप देखोगे, यहाँ आप यूरोप देखोगे, इसका जो नॉर्दर्न पोर्शन है उसके बीच, क्योंकि ऐसा आकार की इस प्रकार का वो है, यहाँ पे समुद्र है, क्योंकि मतलब ये सॉरी क्या है, महासागर है, तो उसका जो ये वाला पोर्शन है ऊपर का, ये कहलाता है वृहत ट्रंक मार्ग कहलाता है। इसको आप लोग क्या करेंगे? ध्यान में रखोगे, ठीक है। अब ये तो था परिवहन वाला, इससे ज्यादा उसमें परिवहन के क्वेश्चन
क्वेश्चन नहीं थे। फिर उसके बाद मैं अगला, क्योंकि आप लोग यकीन नहीं करेंगे, इन एनसीईआरटी के क्वेश्चन को छांटने में मुझे 2 से ढाई घंटा डेली लग जा रहा, क्योंकि पहले किताब खोल रहा हूँ, किताब खोलने का जो स्पेशल क्वेश्चन है मतलब एनसीईआरटी के जो मुझे सेलेक्ट करने पड़ रहे हैं कि ये इनके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकता है, वो मैं पिक कर रहा हूँ। वैसे तो एनसीईआरटी कराने में मुझे लग जाते 6 महीने, तो ये बहुत हार्ड काम हो रहा है मेरे लिए आजकल। इसी वजह से वीडियो का टाइम थोड़ा सा आगे पीछे हो जा रहा है, क्योंकि सुबह उठ के यही काम करना पड़ रहा है। ठीक है, तो अगला देखिए, भारत का पहला उपग्रह, सबको आता है, भारत का पहला उपग्रह यानी सैटेलाइट, ठीक है, ये कौन सा था? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? 1975 में। ये आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा बिग इंच पाइपलाइन से क्या प्रवाहित होता है? ये क्वेश्चन ये भी दिया था एनसीईआरटी में। बिग इंच पाइपलाइन, पाइपलाइन, इससे क्या चीज प्रवाहित होती है? इससे होता है अपने आप में क्या? पेट्रोलियम। ठीक है, ये मैक्सिको से यूएसए को पेट्रोलियम जो भेजा जाता है, पेट्रोलियम, ये इसी के माध्यम से भेजा जाता है। बिग इंच पाइपलाइन, ये कहां लिखोगे? मैक्सिको टू यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, मैक्सिको टू यूएसए, बिग इंच पाइपलाइन से क्या भेजा जाता है? ये अपने आप में पेट्रोलियम। और इसके साथ एक क्वेश्चन दिया था, वायुमार्ग का सर्वाधिक प्रयोग कौन सा देश करता है? यूएसए, यानी बाय एयर सबसे ज्यादा जो यूज होता है। ठीक है, वायुमार्ग का सर्वाधिक प्रयोग किस देश द्वारा किया जाता है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा इसको किया जाता है। ये भी आप लोग ध्यान रखोगे। ठीक है, अब आपको यहां से, जब मैं अगला चैप्टर कर रहा था, मैंने वहां पे क्या देखा, उसने दे रखी 12th लेवल में, यहां आपका इसके बाद अगला चैप्टर था क्या? जनसंख्या। अब आपको यहाँ पे क्या ध्यान देना है? ध्यान रखना, उत्तराखंड की जनसंख्या से आप अच्छी खासी तरह से वाकिफ हैं, क्योंकि आपने उत्तराखंड की जनसंख्या को बहुत बार रिवाइज भी किया होगा, पढ़ा भी होगा, मैंने भी उसको कराया था। आपको यहाँ क्या करना है? ध्यान देखना है। ठीक है, आपको 2011 की इंडिया की जो सेंसस है, यानी भारत की जो जनगणना है, इंडिया की जनगणना है 2011 की, इसके कुछ फैक्ट तैयार करने हैं ल्यूसेंट से। किससे तैयार करने हैं? ल्यूसेंट। खासकर भारत के सर्वाधिक जनघनत्व वाले राज्य और जनघनत्व कितना है, ध्यान से सुनना। भारत में लिंगानुपात क्या है? लिंगानुपात, और सबसे ज्यादा और सबसे कम राज्य, सर्वाधिक कहाँ है और सबसे कम कहाँ है, ये भी याद देना। भारत की साक्षरता कितनी है? ठीक है, इसके में मेल और फीमेल यानी पुरुष और महिला साक्षरता कितनी है? सर्वाधिक व सबसे कम साक्षरता कहाँ है? सर्वाधिक और सबसे कम साक्षरता कहाँ है? जनघनत्व, लिंगानुपात, साक्षरता। बेसिकली क्वेश्चन इतने से बन जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग एक काम करोगे, अब बहुत टिपिकल पढ़ने से कोई फायदा नहीं, थोड़ा सा यूटीज के बारे में देखना, यूनियन टेरिटरी। सेम चीजें जो मैंने आपको यहां कराई हैं, यानी मैं ये तो आप राज्य का पढ़ोगे, सेम चीजें आपको यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेशों की, सबसे ज्यादा किस केंद्र शासित प्रदेश का जनघनत्व है, सबसे ज्यादा किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता है, सबसे कम किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता है, सबसे ज्यादा लिंगानुपात किस केंद्र शासित में, सबसे कम लिंगानुपात किस, मतलब यही डेटा आपको यूटीज के साथ भी अप्लाई करना है। और ये सारा मैटर आपको ल्यूसेंट से मिल जाएगा। आपको बहुत ज्यादा ल्यूसेंट से जनगणना पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ध्यान से सुनना, ये चीजें स्टेट वाली देख लेना और स्टेट के साथ था इसको यूटी से मिला लेना। और आप उत्तराखंड का पेपर दे रहे हो तो संभावना ये रहेगी कि स्टेट के पेपर में स्टेट की जनगणना से संबंधित क्वेश्चन वो पूछे। ठीक है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा ये आपको नहीं करा रहा हूं। मैंने आपको बता दिया साक्षरता, लिंगानुपात, जनघनत्व तो सबसे ज्यादा सबसे कम राज्यों के साथ साथ और अपने आप में यूटीज का ये आप लोग देख लेना। ठीक है, एक क्वेश्चन, एक चैप्टर दिया उसने प्रवास वाला। प्रवास मैंने क्या बताया था? जब इंसान एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है वो प्रवास कर लेता है, मतलब ठीक है, यानी वो स्थान छोड़ के अलग जगह चले जा रहे हैं, तो अलग जगह जाने का मतलब प्रवासी से हमारे देश के कई लोग विदेशों में जाते हैं, वो प्रवासी कहलाते हैं। तो एक फैक्ट मुझे लगा कि क्या तब पूछा जा सकता है, प्रवास की पुरुष प्रधान धारा कहां पाई जाती है? तो लिखो प्रवास की पुरुष प्रधान धारा। इसका मतलब क्या है? इसमें एक ऑप्शन दिया जाएगा आपको, नगर टू नगर, ग्रामीण टू ग्रामीण, ग्रामीण टू नगर। तो प्रवास की पुरुष प्रधान यानी ऐसा कौन सा पोर्शन है जहां पे पुरुष ज्यादा क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह प्रवास कर जाते हैं? ये है आपका ग्रामीण टू नगर। ठीक है, ऑप्शन देखना उसमें, ग्रामीण टू नगर वाला इलाका। इसमें क्या होगा, आपने देखा होगा रोजगार को पाने के लिए आज भी हमारे ही उत्तराखंड में देखो कई ग्रामीण इलाकों से जो पुरुष होते हैं वो बाहर चले जाते हैं, प्रवास कर जाते हैं रोजगार के लिए। और ये जो महिलाएं होती है,
महिलाएं कहाँ पे रहती हैं, अपने आप में घरों पे ही रहती है, वो बच्चों को देखने का काम। लेकिन पुरुष कमाने की दृष्टि से बाहर चले जाता है, प्रवास कर जाता है। तो पुरुष ज्यादा प्रवास करता है ग्रामीण टू नगर। और दूसरा ध्यान रखना, ये प्रवास की महिला प्रधानता लिखो, महिला प्रधानता की धारा कहां पाई जाती है, ग्रामीण टू ग्रामीण। और इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है, विवाह। इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है, विवाह। अभी देखा होगा आपने, जैसे कई लोगों का विवाह होता है महिलाओं का ग्रामीण इलाकों में, वो एक गांव से दूसरे गांव में उनका विवाह हो जाता है। आपने अभी भी देखा होगा ग्रामीण महिलाएं जो होती हैं, कई पुराने समय से अभी भी कई लोग एक गांव से दूसरे गांव में अगर जा रही हैं, छोड़ के जा रही हैं, तो प्रवास कर रही हैं, तो मुख्य कारण इसका विवाह हो सकता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसके बाद क्या आता है, भारत में जो भारत की जनगणना में प्रवास को कब से इंक्लूड किया गया था, 1881 में, ठीक है। भारत की जनगणना में, भारत की जनगणना में प्रवास को जो इंक्लूड किया गया था 1881, रिपन के टाइम पे ये नियमित जनगणना शुरू हुई थी। जीएस का क्वेश्चन है। जबकि 1872 में सबसे पहले मेयो के समय में क्या हुई थी, एक प्रैक्टिकल जनगणना हुई थी। उसके बाद रेगुलर जो हुई थी 1881 में, रिपन के टाइम से हुई थी। ये आप लोग सबसे ज्यादा जानते, सब जानते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भौमजल का सर्वाधिक उपयोग किस राज्य में होता है। भौमजल यानी ग्राउंड वाटर जो होता है, ठीक है, का सर्वाधिक उपयोग करने वाले राज्य हैं अपने आप में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ठीक है। यानी पीएचआर जो है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान ऐसे राज्य हैं जहां भौमजल यानी ग्राउंड वाटर जो होता है उसका सर्वाधिक क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। और धरातली और भौमजल का सर्वाधिक जो प्रयोग होता है वो किस क्षेत्र में होता है, कृषि क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक, ठीक है। कृषि क्षेत्र में भौमजल या धरातली जल का सर्वाधिक प्रयोग होता है, ये आप लोग याद रखना है, ठीक है। अब दो एक्ट बताता हूं, एक जल प्रदूषण नियंत्रण एक्ट जो होता है, ठीक है, यानी जल के जो प्रदूषण है उस पर नियंत्रण करने के लिए जल प्रदूषण निवारण व नियंत्रण एक्ट, एक्ट मतलब अधिनियम। कब पारित हुआ था, 1974 का है, ये ध्यान रखना है, एनसीईआरटी भी देता है, ठीक है। और दूसरा पर्यावरण संरक्षण एक्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट, पर्यावरण संरक्षण यानी जो एनवायरनमेंट है उसको कंजर्व करना है, ठीक है, कंजर्वेशन एक्ट, ये है 1986 का। ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है। और आप लोगों से एक क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया था, आप लोग कमेंट करके बता देना, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सीबी, इसकी स्थापना कब हुई थी, क्वेश्चन मार्क है, कमेंट सेक्शन में बता देना, कितना रिवाइज कर रहे हो इससे पता चल जाएगा, ठीक है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी ये पता होना चाहिए। बाकी जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण एक्ट कब का है, 1974 का। और पर्यावरण संरक्षण एक्ट कब का है, 1986 का। दोनों आपको याद में रखने हैं, ठीक है। एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में जैव विविधता के हॉटस्पॉट क्षेत्र कौन कौन से हैं। अगला क्वेश्चन लिखो, भारत में जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट क्षेत्र। हॉटस्पॉट क्षेत्र का क्या मतलब होता है, एक ऐसा इलाका जहां पे बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, विदेशी प्रजातियां भी वहां पे होती है, साथ ही साथ स्थानीय प्रजातियां भी आपको वहां पे देखने को मिलेगी, उसको बोला जाता है हॉटस्पॉट। तो लिखो भारत के हॉटस्पॉट क्षेत्र, भारत के क्वेश्चन आता है, ठीक है, पेपर में, जैव विविधता के हॉटस्पॉट क्षेत्र, हॉटस्पॉट क्षेत्र, हॉटस्पॉट क्षेत्र कौन कौन से हैं देखिए। एक तो हिमालयन इलाका है, हिमालय का मतलब पूर्वी हिमालय, पूर्वी हिमालय का मतलब जैसे आप लोग जाएंगे हिमालय कश्मीर से पूर्व की ओर जाते रहेंगे, यानी जो आपका असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, ये पूरा का पूरा इलाका पूरा बायोडाइवर्सिटी से भरा है, यानी पूर्वी हिमालय। इसके अलावा इंडो बर्मा क्षेत्र, पहला लिखो पूर्वी हिमालय क्षेत्र, इसके अलावा इंडो बर्मा क्षेत्र। इंडो बर्मा मतलब जो नीचे आपने देखा होगा बंगाल वगैरह से जो भारत का ऐसा मैप आता है ना, ऐसे नीचे को जाता है वो वाला इलाका, ठीक है, इंडो बर्मा क्षेत्र। इसके अलावा जो आता है आपका पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट, और लास्ट जो आता है आपका वो आता है आपका सुंडा लैंड, ठीक है, सुंडा लैंड। ये भारत की क्या है, प्रमुख हॉटस्पॉट क्षेत्र है बायोडाइवर्सिटी के, और मोस्ट इंपोर्टेंट है। इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा एक हॉटस्पॉट क्षेत्र है, कौन सा नहीं है, आपको ये क्वेश्चन ध्यान में रखना होगा, ठीक है। इसके अलावा अगला फैक्टर आता है वो देखिए आप लोग,
जो अगला आता है वो आता है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, राष्ट्रीय उद्यान व अभ्यारण्य की स्थापना किस एक्ट के तहत शुरू हुई। जैसे आपने सुने होंगे राष्ट्रीय अभ्यारण्य ये है, राष्ट्रीय उद्यान ये है, इनको किस एक्ट के तहत ऐसा शुरू किया गया था। तो क्वेश्चन लिखो, राष्ट्रीय उद्यान व अभ्यारण्य की स्थापना किस अधिनियम से हुई थी। राष्ट्रीय अभ्यारण्य प्लस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना, भारत में राष्ट्रीय अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई थी। ये हुई थी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। और ये क्वेश्चन पूछता भी है, ठीक है, ये कब का है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम यानी एक्ट 1972 से इनकी क्या की गई थी, स्थापना। देखिए एक बार कॉमन मतलब आंख बंद करके ये सोचो, अपने मनन चिंतन करो यार, देखो एनसीईआरटी में कितना नॉलेज छुपा हुआ है, कितने फैक्ट इसके अंदर मिलते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कहते हैं सर हमारी जीएस कमजोर है, सर और तो ठीक है जीएस कमजोर है, कभी पढ़ने की कोशिश ही नहीं की। अब इतने क्वेश्चन यहाँ मिल रहे पेपर में, यही ऐसे तो क्वेश्चन आता है, कभी पूछता है पर्यावरण संरक्षण एक्ट कब था, कभी पूछेगा वन्य जीव संरक्षण एक्ट कब का है, कभी पूछेगा भारत का हॉटस्पॉट क्षेत्र कौन। यही तो जीएस के क्वेश्चन आते हैं पेपर में, कुछ अनोखे ढूंढना आते हैं, लेकिन हमने कभी ट्राई नहीं किया कि हम लोग पढ़ें। हम लोग एक बहकावे में, भावनाओं में बहने वाले लोग हैं, हमें कोई मतलब नहीं रहता। हम सोचते हैं कि किस किताब से आया, इस किताब से आया, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास मटेरियल है, आप डिपेंड करता है आप उसको कितने सही तरीके से तैयार करते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिखिए, रेड डाटा बुक कौन जारी करता है, ठीक है। रेड डाटा बुक कौन जारी करता है, IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक कौन जारी करता है, IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। पूरा लिख लेना, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर, यानी जो IUCN है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यानी प्रकृति के संरक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संघ है, वो रेड डाटा बुक जारी करता है। और ये रेड डाटा बुक है क्या, ये भी क्वेश्चन पूछता है। ये संकटापन्न पौधों, देखो संकटापन्न जिसको संकट है, ठीक है, विलुप्त होने का, पौधों प्लस जंतु की जानकारी देता है, ठीक है, जंतु की जानकारी। यानी इसका सीधा सीधा मतलब है जो भी संकटापन्न पौधे और जंतु होंगे उनके बारे में जानकारी देने वाला जो है वो रेड डाटा बुक है, और ये IUCN के द्वारा जारी किया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक कौन जारी करता है, वो करता है IUCN, और ये संकटापन्न पौधे और जंतु के बारे में क्या करता है, जानकारी देता है। ये आप लोग क्या करेंगे, इसको ध्यान में रखोगे, ठीक है। अब देखो आपको मैं 3 शब्द बता देता हूं कि इसको ध्यान रखना, ठीक है। ध्यान से सुनना, 3 शब्द एनसीईआरटी एक देता है, और लेकिन मैं आपको तीनों आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप नेट पे एक बार सर्च करके एक एक लाइन उनके बारे में लिख लेना। क्या पता आपका एक क्वेश्चन यही देखने को मिल जाए, कोई भरोसा नहीं है। ग्रेजुएट लेवल का पेपर है, बल्ले बल्ले भी हो सकती है आपकी, ध्यान से देना। और वहां पेपर में जल्दबाजी, अगर देखिए कई क्वेश्चन ऐसा ना पेपर लग गया आपको कि टफ आया हुआ है, तो वहां ऐसा नहीं कि यार हम पूरा करके आए, सो ध्यान से देना, ठीक है। और एक और चीज आप लोगों से कहूंगा, जो कनिष्ठ सहायक का पेपर हुआ था जिसके मार्क्स जैसे कम है, यानी 60-62, टाइपिंग की तैयारी कीजिए आप लोग, ठीक है। उसमें वेटिंग नीचे तक आएगी, मुझे पता है, क्योंकि कई लोगों का ये वीडियो में भी सिलेक्शन हो जाएगा, तो वो लोग वहां नहीं जाएंगे, वो वेटिंग लिस्ट नीचे तक आएगी, तो आप लोग उसको ध्यान रखना, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आप लोगों ने ये लिखना है, 3 चीजों की प्रजाति, वो एक आपको संकटापन्न प्रजातियां क्या होती हैं ये पता होना चाहिए। दूसरा आपको सुभेद्य प्रजातियां क्या होती हैं ये पता होना चाहिए। और तीसरा दुर्लभ प्रजातियां क्या होती हैं, इनकी तीनों की डेफिनेशन होती है, ठीक है। इनको आप लोग तुरंत देख लेना। देखो संकट, इसका मैं बताता हूं जो एनसीईआरटी देता है, एनसीईआरटी इसका दिया है। सुभेद्य प्रजातियां ऐसी प्रजातियां होती हैं अगर इनका संरक्षण नहीं किया गया, इनको कंजर्व नहीं किया गया, तो ये विलुप्त हो जाएंगे, यानी संरक्षण नहीं होने पर विलुप्त हो जाएंगे। संरक्षण नहीं किया गया तो विलुप्त हो सकते हैं, ऐसी प्रजातियों को बोला जाता है सुभेद्य प्रजातियां। बाकी दुर्लभ क्या होती है, नाम से लग रहा है जो बहुत कम दिखाई देते हैं, लगभग गायब हैं। संकटापन्न जो धीरे धीरे क्या हो रही है, गायब हो रही हैं। तो आप लोग ये 3 के 3 आपकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, इससे आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अब देखो ये था थोड़ा सा मैं यहाँ पहुंचा था, अब मैं सीधे आता हूँ उसमें 11th में चैप्टर दिया था महासागरीय जल वाला, एनसीईआरटी में देखना आप लोग, वहां से क्वेश्चन जो आता है, अक्सर जो क्वेश्चन आता है वो आता है विश्व की जलधाराएं, यानी इससे क्वेश्चन आता है जलधाराओं से क्वेश्चन, ठीक है। जलधाराएं
अब ये जो जलधाराएं वाला चैप्टर है ये मैंने आपको लगभग 1 साल पहले पढ़ाया था, जब मैं नया नया यूट्यूब पे आया था। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा के मैप से, क्योंकि उतना उस टाइम पे बोर्ड भी छोटा था, उतना कॉन्फिडेंस भी नहीं था, फिर भी मैंने कोशिश की थी आपको जलधाराएं समझा दूं। जिसने नहीं पढ़ी जलधाराएं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जरूर पढ़ना। और अगर आप लुसेंटी स्तर से भी पढ़ते हैं पक्का पढ़ना, लेकिन उससे क्वेश्चन क्या आता है, कौन सी ठंडी जलधारा उनके नाम, कौन सी गर्म जलधारा उनके नाम, और कौन सी प्रशांत महासागर की जलधाराएं, कौन सी अटलांटिक महासागर की जलधाराएं, कौन सी हिंद महासागर की जलधाराएं। यानी आपको क्या क्या करना है, देखो मैं पहले बता दे रहा हूं। ठंडी जलधारा के नाम, ठीक है, पहला। गर्म जलधारा के नाम रट लेना, ठीक है, और किस महासागर में है, किस महासागर में, ठीक है। 3 तरीके से क्वेश्चन पूछता है इससे। एक तो ये पूछेगा कि इनमें से कौन सी एक ठंडी जलधारा है, दूसरा इसमें से कौन सी एक गर्म जलधारा है, तीसरा इसमें से ये जलधारा किस महासागर की है, इनमें से कौन सी इस महासागर की जलधारा है, ठीक है। अब देखो 2 मैं आपको बता देता हूं, हम्बोल्ट, फॉकलैंड, मतलब 4 बता देता हूं मैं आपको, हम्बोल्ट, फॉकलैंड, कनारियो, बेंगुएला, ये सब के सब ठंडी जलधारा है, ठीक है। एक तो हम्बोल्ट की ठंडी जलधारा है, मोस्ट इंपोर्टेंट है हम्बोल्ट। इसके अलावा एक ठंडी जलधारा का नाम आपको बताता हूं, फॉकलैंड की ठंडी जलधारा, फॉकलैंड की ठंडी जलधारा। इसके अलावा मैं आपको बताता हूं कनारी और बेंगुएला की जलधारा, सब पढ़ाए थे मैंने आपको, ठीक है। कनारी और बेंगुएला, जिसने नहीं देखा वो यूट्यूब पे आपको एनसीईआरटी प्लेलिस्ट में दिख जाएगा, एक कहीं वीडियो होगा विश्व भूगोल वाला, उसमें मैंने एक उसका नाम लिखा था, आपके एग्जाम पे आधारित सीरीज करके, कहीं अंदर थंबनेल देखना, उसमें दिखेगा आपको। ये है ठंडी जलधाराएं। इसके अलावा कुछ गर्म जलधाराएं जैसे गल्फ स्ट्रीम और अगुलहास की जलधारा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, गल्फ स्ट्रीम और अगुलहास की जलधारा है, ठीक है। जो ये अगुलहास की जलधारा ये हिंद महासागर पे बहती है, ये किस पे बहती है, हिंद महासागर में, ठीक है। जो ये गल्फ स्ट्रीम है ये उत्तरी अटलांटिक में बहती है, उत्तरी अटलांटिक महासागर, ठीक है। और इसके अलावा जो हम्बोल्ट और फॉकलैंड की जलधारा है, इसमें से जो हम्बोल्ट की जलधारा है वो प्रशांत महासागर में, जबकि फॉकलैंड दक्षिणी अटलांटिक में। ये किसमें है, प्रशांत महासागर में। और जो फॉकलैंड है वो दक्षिणी अटलांटिक में, अटलांटिक। अब ये दक्षिणी क्या होता है, उत्तरी क्या होता है, इतना तो पता ही होगा, ठीक है। बाकी कनारी और बेंगुएला की जलधारा देख लेना कहां कहां बहती है, ये सब के सब इंपोर्टेंट है। ठंडी जलधारा, गर्म जलधाराओं के नाम आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको एक और क्वेश्चन याद रखना है, जहां पर ठंडी व गर्म जलधारा का मिलन होता है वो कैसा क्षेत्र, किस चीज के लिए अनुकूल होता है, मत्स्य उत्पादन के लिए, लिख लो। जहां पर ठंडी व गर्म जलधारा का मिलन होता है वो मत्स्य उत्पादन के लिए अनुकूल होती है, के लिए अनुकूल, क्योंकि मत्स्य जो मतलब अपने अनुकूल मछलियां होती है उसके प्रजनन के लिए जो दशाएं बनती है वो बेहतर बनती है ठंडी और गर्म जलधाराओं के मिलन वाले स्थान पे। इसीलिए जहाँ पे मत्स्य उत्पादन होता है अच्छा खासा, वो ठंडी और गर्म जलधाराओं के प्रभाव से भी वहाँ पे होता है। तो आपको ये जलधाराओं के नाम याद रखना है, इसको ऐसे पढ़ना है, ठीक है। अब आपने एक चीज और मैंने पढ़ाई थी आपको, शायद अगर आपने जो पुराने स्टूडेंट वो जानते होंगे, मैंने आपको ज्वार भाटा भी समझाया था, ठीक है। ज्वार भाटा क्या होते हैं, कैसे आते हैं, आपको ये सब पता होगा। तो एक क्वेश्चन फैक्ट के रूप में आप लोग तुरंत लिख लीजिए, विश्व में सर्वाधिक ऊंचा ज्वार भाटा कहां पर आता है, ठीक है। विश्व में सर्वाधिक ऊंचा ज्वार भाटा, विश्व में सर्वाधिक ऊंचा ज्वार भाटा, ऊंचा ज्वार भाटा किस स्थान पर आता है, फंडी की खाड़ी। फंडी की खाड़ी अपने आप में पड़ती है कनाडा के पास, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए, फंडी की खाड़ी, बे ऑफ फंडी, ये पड़ता है अपने आप में कनाडा। ये सब जब मैं आपको मैप समझा रहा था उसमें कहीं ना कहीं इसके नाम आए होंगे, ठीक है। फंडी की खाड़ी में सर्वाधिक ऊंचा। इसके अलावा समुद्री सतह पर वृहद ज्वार आने का कारण लिखो, वृहद ज्वार आने का कारण, वृहद ज्वार आने का कारण, आने का कारण। इसको क्या लिखोगे, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक ही सीध में होते हैं। जब सूर्य, चंद्रमा व पृथ्वी एक ही सीध में होते हैं, तीनों एक ही दिशा में होते हैं, तीनों एक ही दिशा में, तो एक ही दिशा में होगा तो ज्यादा क्या करेंगे, वो अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्शन होगा, ज्यादा फोर्स से खींचेंगे, तो तब जाके वृहद ज्वार आता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। विश्व में सर्वाधिक लवणता लिखो, अगला क्वेश्चन। विश्व में सर्वाधिक लवणता ये कहाँ है अपने आप में, वान झील में, ठीक है। कहाँ है, वान झील। और वान झील कहाँ पड़ती है अपने आप में, तुर्की यानी टर्की में, जिसको आप लोग बोलते हैं। इसके अलावा मृत सागर सेकंड पे, और मृत सागर कहाँ पड़ता है, जॉर्डन प्लस इजराइल की सीमा,
ठीक है, पहले नंबर पे कौन है, वान झील है, इसको आप लोग ध्यान रखना। और दूसरा मृत सागर है, ये कहाँ पड़ता है, जॉर्डन प्लस इजराइल की सीमा में। अगला लिखो, महासागरीय जल की लवणता में सर्वाधिक क्या होता है, महासागरीय जल की लवणता में सर्वाधिक, लवणता में सर्वाधिक अगर कोई चीज होती है वो है क्लोरीन। ठीक है, सर्वाधिक क्या पाया जाता है, क्लोरीन पाया जाता है। ये भी आप लोग क्या करोगे, ध्यान में रखोगे। ठीक है, महासागरीय जल की लवणता में सर्वाधिक अगर किसी चीज का हिस्सा है वो है क्लोरीन, इसको आप लोग ध्यान रखना। ठीक, अब कभी कभी आपसे एक क्वेश्चन आप खुद ही लिख लो, नोट करके लिख लो, मैं लिखा नहीं रहा हूं इसमें बोर्ड में, आप लोग नोट करके लिखो। बंगाल की खाड़ी में बंगाल की खाड़ी से अरब सागर में क्यों अधिक लवणता पाई जाती है, बंगाल की खाड़ी की तुलना में अरब सागर में क्यों अधिक लवणता पाई जाती है, यानी नमकीन खारा क्यों होता है इसका पानी। ठीक है, तो वो इसलिए होता है क्योंकि बंगाल की खाड़ी में मीठे जल का स्रोत ज्यादा है, क्योंकि जो गंगा, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, ये सब नदियां जो बहती हैं और ब्रह्मपुत्र, वो सब बंगाल की खाड़ी में गिरती है और ये मीठे पानी का स्रोत है। जबकि अरबियन सी में इतना नहीं है, वहां अधिकांश जो है खारे पानी की जो है नदियां वहां पे है, उतना ज्यादा नहीं है, तो इसलिए होता है। ठीक है, आप समझ जाना इसको। अगला क्वेश्चन आपको ये लिखना है, महासागर का वह क्षेत्र जहां तापमान में तीव्र गिरावट आती क्या कहलाता है। ठीक है, लिखो, महासागर का वह क्षेत्र, पूरा लिखना, महासागर का वह क्षेत्र जहां तापमान में तीव्र गिरावट, तापमान में तीव्र गिरावट आती है, तापमान में तीव्र गिरावट आती क्या कहलाता है। ठीक है, तीव्र गिरावट ये कहलाता है आपका क्या, तीव्र गिरावट, थर्मोक्लाइन यानी ताप प्रवणता, थर्मोक्लाइन कहलाता है। ठीक है, ताप प्रवणता इसको बोलते हैं, हिंदी में लिख लो इसको, ताप प्रवणता, यानी महासागर का ऐसा भाग जिस क्षेत्र में तापमान में अचानक से तीव्र गिरावट आती है क्या कहलाता है, थर्मोक्लाइन या ताप प्रवणता कहलाता है, ये याद रखना है। ठीक है, एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिखो, क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था, 1997 में, लागू कब हुआ था, 2005 में, क्यों हुआ था, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी हेतु। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस में कमी करने हेतु, ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आता है पेपर में। क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था, 1997 में, कब लागू हुआ था, 2005 में, क्यों हुआ था, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी करने के लिए। ठीक है, अब मुख्य ग्रीन हाउस गैसें लिखो, मुख्य ग्रीन हाउस गैसें, कार्बन डाइऑक्साइड लिखो, CO2 पूरा लिखना है। ठीक है, इसके अलावा CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स इसको बोला जाता है, इसके अलावा मीथेन, CH4 पूरा लिखना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड लिखो, N2O, इसके अलावा ओजोन लिखो, O3, ये सब के सब आता है पेपर में। ठीक है, इसको आपको याद आना चाहिए। ये प्रमुख ग्रीन हाउस गैस हैं, CO2, CFC, CH4, N2 और O3। इसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, इसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसको मीथेन, इसको नाइट्रस ऑक्साइड, इसको ओजोन। और सर्वाधिक सांद्रता जो पाई जाती है वो CO2 की पाई जाती है। किस ग्रीन हाउस गैस की सर्वाधिक सांद्रता है, लिखो, सर्वाधिक सांद्रता वाली ग्रीन हाउस गैस, सर्वाधिक डेंजर है। ठीक है, सांद्रता किस ग्रीन हाउस गैस की है, कार्बन डाइऑक्साइड की। ये भी आप लोगों को क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है, अगला लिखना है आपको, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, समताप मंडल। ओजोन परत किस मंडल में है, समताप मंडल। इन क्वेश्चनों के ना सर ना पाऊं, लेकिन ये एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट फैक्ट करा रहा हूं क्योंकि पेपर नजदीक है, समझाने का इतना टाइम है ही नहीं अभी। ठीक है, समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, आपको याद रखना चाहिए। अब देखो, पृथ्वी में जब हमारी पृथ्वी वर्तमान स्वरूप में पहुंची तो इससे पहले कई चरणों से होके गुजरी। एक ऐसा दौर था, एक ऐसा चरण था जब पूरे पृथ्वी पे हिमयुग था, यानी हर जगह बर्फ ही बर्फ थी। पूरे जहां आप खड़े हैं वहां बर्फ, कितनी जगह भूमध्य सागर के आसपास भी कभी ना कभी बर्फ रही होगी, और ये 0 डिग्री के आसपास भी, मतलब पृथ्वी की विकास के क्रम में, तो उसको बोला जाता है हिमयुग या अंतर हिमयुग। ये किस युग में थी, प्लिस्टोसीन युग में। ठीक है, तो लिखो, पृथ्वी के विकास चरण में कौन सा युग, हिमयुग प्लस अंतर हिमयुग कहलाया, अंतर हिमयुग कहलाया। इसको बोला जाता है प्लिस्टोसीन। प्लिस्टोसीन युग को क्या बोला गया, मतलब अपने आप में हिमयुग या अंतर हिमयुग बोला गया। ठीक है, अब लास्ट के 3-4 क्वेश्चन है। एक आपको, आपने जो ज्योग्राफी वाला है या जो नहीं है, आप लोगों ने कोपेन का नाम सुना होगा। कोपेनहेगन ने क्या किया था, जलवायु का वर्गीकरण किया था विश्व के अलग अलग भागों में। तो कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है वो किस चीज पे आधारित था, अनुभव पे आधारित था। ठीक है, एक्सपीरियंस बेस्ड था। तो लिखो, कोपेन का जलवायु परिवर्तन यानी जलवायु वर्गीकरण किसका पर सर्वाधिक प्रभाव था, लिखो, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में सर्वाधिक प्रभाव,
में सर्वाधिक प्रभाव किस चीज का था? सर्वाधिक प्रभाव अनुभव का था। ठीक है, अनुभव यानी एक्सपीरियंस, अनुभव का लिखो, अनुभव जनित लिख देना। एक क्वेश्चन ये लिखो। इसके अलावा लिखो कोपेन के अनुसार भारत के प्रायद्वीपीय भाग की जलवायु, प्रायद्वीपीय भाग की जलवायु पूरा लिखना। कोपेन के अनुसार भारत के प्रायद्वीपीय भाग की जो जलवायु थी उसको उसने जो टर्मिनोलॉजी दी उसको AM लिखा। ठीक है, AM का मतलब होता है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु, मानसूनी जलवायु। ठीक है, ये क्या है कैसा है इसको छोड़ दो अभी फिलहाल के लिए, इतना ही आप लोग याद रखना है। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन आता है काई, सुना होगा आपने, काई जमगी कहते हैं, लाइकेन। ठीक है, काई, लाइकेन, पुष्पी पादप, छोटे छोटे फूल वाले पादप, पुष्पी पादप, और इसके अलावा छोटी वनस्पति, छोटी वनस्पतियां। ये कहाँ पाई जाती हैं? बेसिकली ये पाई जाती है टुंड्रा जलवायु में, टुंड्रा जलवायु। और टुंड्रा जलवायु कोपेन ने नाम दिया होगा किसी को, ये पाई जाती है ऐसे इलाके में जहां पूरे बर्फीले इलाके हैं, यानी कंप्लीटली वहां बर्फ वगैरह जमी रहती है। उन इलाकों में जो टुंड्रा प्रदेश पाए जाते हैं, जैसे रशिया वगैरह का नॉर्दर्न पोर्शन है, यूरोप का नॉर्दर्न पोर्शन है, ये सब टुंड्रा जलवायु है। और टुंड्रा जलवायु की विशेषता यहाँ की वनस्पति लाइकेन, काई, लाइकेन, पुष्पी पादप, छोटी वनस्पति, ये सब चीजें यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, ये था आपका ज्योग्राफी के सेकेंड डे का NCERT क्लास। कल आपका अंतिम इसकी वीडियो आएगी और अंतिम वीडियो के साथ हम लोग क्या करेंगे, इसको कंप्लीट कर देंगे। अपना ध्यान रखिए, रिवाइज कीजिए, फिर मिलते हैं। थैंक यू।